हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। सुबह को एक वीडियो मैंने अपलोड करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। वो कोई मैच वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, एक कंपैरिजन वीडियो है ड्रीम 11 और हाला प्ले के बीच में कि कौन सा ऐप हमारे लेवल की एनालिसिस जब होती है फुटबॉल में तो उस तरह के मैचेस में खेलने के लिए कौन सा ऐप बेटर है। तो वो आप ज़रूर देख लेना और आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं ड्रीम 11 में, जो कि हमें हाला प्ले प्रोवाइड कर सकता है। तो आज से ही और इसी वीडियो से आपको हाला प्ले की भी एक डेमो टीम मैं शेयर करूंगा कि आप वहां से किस तरह के सोच सकते हो, और ड्रीम 11 में तो आपको पता ही है क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कल कोई मैच हमने एनालिसिस नहीं करी थी, कोई मैच कवर नहीं करा था, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों ही मैच एक तरफा होंगे और ये सभी को पता था और हुआ भी। आपने स्कोर बोर्ड भी देख लिया होगा। आज का मैच भी एक तरफा होने के चांसेस हैं। मैं पहले एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। कोलोन की टीम ऑन पेपर काफ़ी वीक टीम है। लाइप्जिग से ये पिछला मैच हार के आई है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनके डिफेंस पे तो है ही, अटैक में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। लाइप्जिग कंपैरेटिवली ऑन पेपर बेटर टीम तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पिछले 2-3 मैच में लाइप्जिग की टीम में नज़र आए हैं, और कुछ ही उसी तरह का स्टाइल कोलोन के पास भी है, जिसके ऊपर डिपेंड करके मुझे लगता है कि कुछ अलग हो भी सकता है। ठीक है, अगर कोलोन हारे भी तो भी कुछ अलग हटके हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। तो ये मैच होने जा रहा है रायन एनर्जी स्टेडियम, जो कि कोलोन का होम ग्राउंड है। अभी तो करंट पोजीशन अगर लीग की बात करी जाए, लाइप्जिग तीसरे स्थान पर है। पिछले दोनों मैच में वो जीत नहीं पाई है, याद रखना। और कोलोन 11th पोजीशन पर है। कोलोन का होम रिकॉर्ड, कोलोन के होम में आज मैच हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो कोलोन का होम रिकॉर्ड और लाइप्जिग का अवे रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, कोलोन ओवरऑल 11th स्थान पर है, लेकिन जब बारी आती है होम मैचेस की तो इनका रैंक आ जाता है 7th पर। ठीक है, और लाइप्जिग के वैसे तो तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन अवे मैच में ये भी ठीक ठाक ही खेलते हैं, चौथे पांचवें स्थान पर रहते हैं। लाइप्जिग के होकर पिछले मैच में नहीं खेले थे कैंपल, आज के मैच में भी खेलेंगे या नहीं पता नहीं। लाइमर पिछले मैच में खेले थे, लेकिन इनके भी थोड़े बहुत इंजरी के इश्यूज थे। कैंपल का खेलना ना खेलना बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये पिछले मैच में भी आपने देखा, इस मैच में भी हो सकता है। कैसे, मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ। और पिछले मैच में रेड कार्ड पड़ा था हैल्स्टनबर्ग को, अगर आपको याद हो, जो मैच हमने कवर करा था, तो वो अवेलेबल नहीं है। कोलोन की तरफ से ये सब अवेलेबल नहीं है। इनमें से चिकोस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं आगे समझाता हूँ कैसे। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो एक ही मैच मुझे रेलिवेंट नज़र आया है। उसके पहले वाला मैच थोड़ा सा इरेलीवेंट है, क्योंकि काफ़ी पुराना मैच है और कोचेस भी बदल हो चुके हैं। तो एक ही मैच है। अब वो मैच में क्या हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। 4-1 से जीती थी लाइप्जिग की टीम। कोलोन मतलब ऑल आउट कोलोन हो चुकी थी, उनके मिडफील्ड में से कुछ भी नहीं था, और एक प्लेयर को उन्होंने बहुत ही मतलब बुरी तरीके से मिस किया था एक पर्टिकुलर पोजीशन पर। वो थे जोनास हेक्टर, जो कि लेफ्ट बैक पे खेलते थे। इसके सिवाय भी उनके जो सेंट्रल मिडफील्ड में प्लेयर्स थे उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे। तो एक तरफा जीती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन के साथ आई थी लाइप्जिग की टीम, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ विंग डिपेंडेंट खेलने का कोई उस तरह से उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये सब प्लेयर्स थे, जहाँ से इनकुनकू, एमिल फॉर्सबर्ग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं और आज के मैच में ये खेल सकते हैं। कोनराड लाइमर, इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करे थे। तो ये था रिपोर्ट। अगर हम देखें तो मिडफील्ड डोमिनेट करा था लाइप्जिग ने, और इनके जो लाइप्जिग के जो सेट पीस थे वो अच्छे रहे थे, मतलब पूरी तरह से डोमिनेशन था। कोलोन ने थोड़ा बहुत राइट साइड से कोशिश करा लेफ्ट बैक में, क्योंकि प्रॉब्लम्स थे लाइप्जिग के, और कोलोन ने सेट पीस से गोल भी करा था। तो ये सब मतलब पूरी तरह से कोलोन को यहाँ पे डोमिनेट करके रख दिया था। और एक जो मेन आपको चीज़ समझ में आ गई वो था मिडफील्ड डोमिनेशन। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर कौन कौन अच्छे परफॉर्मर्स थे। फॉर्सबर्ग, जैसे मैंने बताया, बहुत ही बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था, साथ में इनकुनकू, लाइमर, ये सब प्लेयर्स थे। अभी हेड टू हेड से ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही मैच था, क्योंकि अभी पहले कोलोन की कुछ मैचेस आपको दिखा देता हूँ। आखिरी मैच जो कोलोन ने खेला था वो हॉफेनहाइम के अगेंस्ट में था। वो मैच भी मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इंटरनेट का इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा दिक्कत हो गया अपलोड करने में। तो जो भी हो, कोलोन के आखिरी मैचेस की हम बात करें तो ये है थर्ड लास्ट मैच मेरे ख्याल से, जो कि हुआ था डुसेलडॉर्फ से। डुसेलडॉर्फ मेरे ख्याल से रेलीगेशन कंटेंडर है, मतलब काफ़ी नीचे है अभी लीग टेबल में। तो इनके अगेंस्ट भी वो जीत नहीं पाए थे। क्या हुआ था, सेंट्रल मिडफील्ड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी कोलोन की टीम। कोलोन की टीम की अगर मैं स्टाइल बताऊं ना आपको, तो उनका मेन स्टाइल यही है कि उनके जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, जोनास हेक्टर और शकीरी, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम, हेक्टर और शकीरी,
ये दोनों पहले मैच को होल्ड करते हैं, मिडफील्ड में कंट्रोल लाते हैं, उसके बाद बॉल को विंग पे स्प्रेड करते हैं। और विंग पे इनके पास मैं कहूँगा 2 अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा इनके पास पूंजी होती नहीं है। तो फ्लोरियन काइंस और ये ड्रेक्सलर, ये दोनों विंग पे खेलते हैं और दोनों ही 2 अच्छे मतलब क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। तो ये ऐसा इनका स्टाइल रहता है। तो अगर कोई टीम इनिशियली उनकी मिडफील्ड को ही ब्लॉक कर देती है ना, तो वो जो सप्लाई लाइन होता है विंग्स के लिए वो बंद हो जाता है। और अगर विंग पे अटैक नहीं होती है तो कोलोन के पूरा जो किया कराया होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ था। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ऊट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इन्होंने पेनल्टी मिस किया था, यहाँ पर एक शॉट पोस्ट भी मारा था और दोनों विंग्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मिडफील्ड में खास कुछ हुआ नहीं था। डुसेल्डॉर्फ ने क्या किया, डुसेल्डॉर्फ के सेंट्रल मिडफील्ड से ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुए, दोनों सेंट्रल मिडफील्डर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और उन्होंने दोनों विंग का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि कोलोन तो विंग इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो वो जो एरिया है वो पूरी तरह से अनयूज्ड रह गया। तो वहाँ से डुसेल्डॉर्फ ने अपना काम करा और जीत भी हासिल करी। दोनों विंग ने क्योंकि काम करा तो सेंट्रल स्ट्राइकर को भी गोल करने का मौका मिला। तो सिंपल सा चीज़, ठीक है। तो रिपोर्ट में आप यही देख सकेंगे, डुसेल्डॉर्फ ने दोनों फ्लैंक्स का अच्छा इस्तेमाल किया। कोलोन की तरफ से सेंट्रल बैक में एक ही प्लेयर अच्छे रहे थे, वो थे लिस्नर, जिन्होंने मेरे ख्याल से एक गोल भी किया था, नहीं गोल नहीं किया था। बाकी डिफेंसिव क्वालिटीज़ के लिए अच्छे रहे थे। और कोलोन दोनों फ्लैंक्स ही अच्छी थी, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा बेटर रही थी। इनके जो ड्रेक्सलर की, जैसे मैंने बात करा, ये बेंच से आकर इन्होंने 2 असिस्ट निकाले थे और वही 2 गोल हुआ था कोलोन की तरफ से। डुसेल्डॉर्फ ने राइट साइड से फिर से कोशिश किया। आपने पिछले वाले मैच में भी देखा कि राइट साइड से काम हुआ था कोलोन के अगेंस्ट में, और कोलोन सेंट्रली स्पेशली जो अटैकिंग जोन है उनका, वहाँ पर उन्होंने सही काम करा था। अगला मैच होता है माइंस से, ठीक है, जहाँ पर कोलोन 2-0 से जीती थी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, जैसा मैंने बताया कि पहले उनको अपना सेंट्रल जो एरिया है उसको कंट्रोल करना होता है, उसके बाद दोनों विंग्स पे, यहाँ पर काइंस तो है ही राइट विंग से, और लेफ्ट विंग पर आए थे बेंच से ड्रेक्सलर, जहाँ पर फिर से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन रखा, ठीक है। और ऊट इनके जो मेन अटैकिंग कंट्रोलर होते हैं ये रहे थे। तो सेंट्रली जैसे ही काम हुआ तो सेंट्रल स्ट्राइकर और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर का काम आ गया। तो ये मतलब सिंपल सी बात है। तो रेसिपी आपको समझ आ रही ना कि कोलोन की स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ पे है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी सेंट्रल और मिडफील्ड में है, ठीक है। उनके तरफ से ये जो जोनास हेक्टर और शकीरी हैं, ये दोनों अगर ठीक ठाक कर गए, सप्लाई करते रहे, ठीक है, तो दोनों विंग्स इनके चलने शुरू हो जाते हैं। दोनों विंग्स अगर चलने शुरू हो जाते हैं तो इनका अटैक तैयार होता है। डिफेंसिवली हेक्टर और अटैकिंग तरीके से मार्क उट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है कोलोन की तरफ से। ऊट ने पिछले 2 मैच में लगातार पेनल्टी मिस करी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आगे मैं जब चीज़ें बताऊंगा आपको समझ आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और हाल ही में 3 मैचों में उन्होंने पेनल्टी मिस करी है, तो पेनल्टी मिस करने की वजह से उनके कुछ रेटिंग्स कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल वो मैच में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डिफेंसिव ड्यूटीज़ जोनास हेक्टर का अगर ज़्यादा होता है तो अटैक कोलोन का पूरी तरह से ऊट के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो पहले तो आपको कोलोन की तरफ से अगर आप देख रहे हो तो उनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं वो ओपोनेंट के अटैक को शील्ड करते हैं। उसके बाद ऊट और स्कीरी या फिर हेक्टर जो भी हैं वो खेल को स्प्रेड करते हैं विंग की तरफ। और जैसे ही विंगर्स का काम शुरू होता है, सेंट्रल स्ट्राइकर और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि इनके कॉर्डोबा जो सेंट्रल स्ट्राइकर हैं और ऊट जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, ये गोल के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। और माइंस की टीम क्यों नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि उनके जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे या सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर्स थे वो नहीं रोक पाए हेक्टर और उनके अनादर जो मिडफील्डर रहे थे शकीरी, उन दोनों को। तो जैसे नहीं रोक पाए, बाकी की कहानी आपको पता ही है। और इनके दोनों फुल बैक्स भी उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, तो दोनों विंगर्स ने आराम से स्प्रेड करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट यही है। फिर से सेंट्रल बैक में लिस्नर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सेंट्रली काफ़ी अच्छी रही कोलोन की टीम। सेंट्रल स्ट्राइकर अच्छे रहे, ऊट बहुत ही कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया। दोनों विंगर्स काइंस और ड्रेक्सलर ने अच्छा काम किया विंग से। तो सेम रेसिपी, माइंस का होल्डिंग मिडफील्डर थोड़ा बहुत बेटर था, लेकिन उन्होंने राइट साइड से फिर से अटैक किया। तो कोलोन की तरफ से भी ये चीज़ आपको बार बार दिख रहा है, ठीक है। आखिरी जो मैच हुआ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम रेसिपी। अगर आपको हराना है तो देखिए, स्कीरी, रेक्सबेकाई जो दोनों होल्डिंग मिडफील्डर थे, दोनों को बंद कर दिया। फिर भी मैं कहूँगा राइट साइड से आके यहाँ पर फ्लोरियन काइंस ने गोल करे। ड्रेक्सलर इंजर्ड हो गए थे मेरे ख्याल से, तो इनको भी उठा देना पड़ा बाद में।
और हॉफेनहाइम की जीत की रेसिपी क्या है? पहले सेंट्रल मिडफील्डर को ब्लॉक किया और उसके बाद बाउमगार्टनर जो यहाँ पे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर में आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली सेंट्रल स्ट्राइकर हैं, तो इन्होंने काम किया। और जो लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम्स है हमारे कोलोन के, उसको एक्सपोज किया लाइनर और स्कॉव, इन दोनों विंगर्स ने। दोनों ही इंटरचेंज करके खेल सकते हैं, दोनों विंगर्स ने और दोनों फुल बैक्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो ये है तीसरा मैच और ये पहला मैच है जो कि मैंने आपको दिखाया जहाँ पर कोलोन हारी। मतलब पूरी तरह से कोलोन का वीकनेस यहाँ पर एक्सपोज हो गया था। क्या हुआ? दोनों विंगर्स और दोनों फुल बैक्स काम पे आए और उससे पहले काम पे आए दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स, जिन्होंने कोलोन के दो होल्डिंग मिडफील्डर्स को बंद कर दिया। ठीक है, दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स बंद तो दोनों विंग भी बंद। ठीक है, फिर भी बेंच से आके काइंस ने गोल करा था और दोनों विंग बंद तो मार्क उड का काम भी खत्म। और मार्क उड का काम खत्म तो कोलोन के अटैक की जो सारी हेंकड़ी है वो यहाँ पे निकल जाती है। तो रिपोर्ट यही है, दोनों फ्लैंक से हॉफेनहाइम ने काफ़ी अच्छा काम किया। कोलोन के दोनों फुल बैक्स को एक्सपोज करके रख दिया, स्पेशली राइट साइड से। कोलोन के अटैकिंग थर्ड जो है, अटैकिंग मिडफील्ड थोड़ा बहुत अच्छा खेल रही थी। काइंस ने उसी मौके में गोल भी करा। कोलोन ने राइट साइड से थोड़ा बहुत ट्राई किया, जैसे कि आपने देखा काइंस का साइड जो था। ठीक है, तो 3 मैचेस 3 तरह के रिजल्ट। ठीक है, एक मैच कोलोन ने ड्रॉ किया, वहाँ का भी मैंने आपको समझाया। एक मैच कोलोन जीती, वहाँ का भी मैंने समझाया। एक मैच कोलोन हारी, वहाँ का भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अभी आते हैं लाइप्जिग के मैचेस में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाइप्जिग पूरी तरह से सेंट्रल मिडफील्ड निर्भर डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है और उसी का फ़ायदा लेते हैं इनके जो दोनों स्ट्राइकर्स रहे थे, पाउलसन पहले और साथ में वेर्नर। ज़्यादा इनके तरफ पास ज़्यादा मतलब पॉजिटिव विंगर्स या साइड मिडफील्डर्स नहीं है। एनकुंगू को आप यहाँ पर साइड में ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन ये भी सेंट्रली आ जाते हैं। तो ये थी माइंस की टीम जो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। वैसे भी आपने देखा पिछले मैच में भी माइंस की सेंट्रल मिडफील्ड प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो आखिरी 2 मैच हुए थे, ठीक है, जिसके लिए मैं शायद ये मैच की वीडियो बना रहा हूँ, आखिरी 2 मैच में दोनों ही ओपोनेंट्स के सामने लाइप्जिग जीत नहीं पाई थी। उनको मतलब बंद कर दिया था दोनों ओपोनेंट्स ने। तो ऐसा क्या सिमिलरिटी है उन 2 ओपोनेंट्स के साथ आज कोलोन की तरफ से? ठीक है, सेकेंड जो लास्ट ओपोनेंट थे लाइप्जिग के अगेंस्ट वो थी एससी फ्राइबर्ग। अगर आपने एससी फ्राइबर्ग का जो मैंने मैच कवर किया था बायर लेवरकुसेन से, वो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फ्राइबर्ग की मिडफील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलता है। ठीक है, जिसके वजह से उनका मिडफील्ड काफ़ी स्ट्रांग है और डिफेंसिवली भी वो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो वो थे रॉबर्ट कॉच। ठीक है, आपको याद होगा। और इस मैच में भी आप देख सकते हैं कॉच ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। सिर्फ कॉच ने रही, साथ में ग्रिफलो, हॉफलर, इन तीनों ने ही काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करे। और इसीलिए लाइप्जिग के सेंट्रल मिडफील्ड में जो कैंपल रहे थे, भले ही इन्होंने कोई गोल नहीं करा, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आई। और यही एक चीज़ है जो मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बताया कि कैंपल का खेलना ना खेलना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कैंपल और लाइमार इन दोनों के ऊपर कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। ठीक है, तो यहाँ पर लाइप्जिग जीत नहीं पाई। ये अपने होम में मैच था इनका, सिर्फ एक ही गोल कर पाई और फ्राइबर्ग ने उनको रोक दिया था। तो रेसिपी क्या थी कि सेंट्रल डिफेंसिव जो स्क्रीन है वो उनको आपको अच्छा करना होता है लाइप्जिग के अगेंस्ट में। अगर आप उनके सेंट्रल मिडफील्ड को ब्लॉक कर देते हैं तो लाइप्जिग को आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लाइप्जिग ऐसी टीम है जो कि सेंट्रली खेलना पसंद करती है, ज़्यादा विंग का इस्तेमाल नहीं करती है। तो यहाँ पर भी आपने यही देखा, डिस्पाइट दैट कि फ्राइबर्ग के 2 जो विंग बैक थे इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन लाइप्जिग उसको एक्सपोज कर ही नहीं पाई। सही है, तो ये था सेकेंड लास्ट मैच। लेफ्ट बैक फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू कर रहे थे लाइप्जिग की तरफ से, जो कि यहाँ पर एल्जेरिनो थे। और आखिरी जो मैच हुआ वहाँ पर भी सेम चीज़ आप देखिए, हर्था बर्लिन ने यहाँ पे रोक दिया था। क्या हुआ था, सेंट्रली जो मिडफील्ड थे ग्रुइच और यहाँ पे इनके जगह पर ये शायद खेल रहे थे मिटलस्टाड, तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर जो खेल रहे थे कुन्हा लेफ्ट विंग पे, ये आपको दिख रहा है, ये कॉन्सिस्टेंटली विंग्स बदलते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, हर्था बर्लिन और लाइप्जिग का जो मैंने मैच कवर किया था वहाँ पे। तो इन तीनों ने मिलकर बहुत परेशानी में डाल दिया था लाइप्जिग को। अभी क्या है, इंडिविजुअल क्वालिटी ज़्यादा है लाइप्जिग की टीम में, इसीलिए तीसरे स्थान पर वो हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हर्था बर्लिन की टीम, लेकिन रोकने में ज़रूर कामयाब हो गई।
हैं। तो सेम रेसिपी, सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर से मिडफील्ड को ब्लॉक करो और उसके बाद विंगर से काम करो। तो लाइप्जिग का क्या हुआ, जैसे ही कैंपल नहीं खेले, मिडफील्ड में होल्ड करने के बंदे ही नहीं रहे। सैबिट्जर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लाइमर पड़ गए अकेले, एनकुंकू कभी भी उस तरह से सेंट्रल मिडफील्डर वाले प्लेयर नहीं है और ओल्मो भी उस तरह से खास क्वालिटी वाले कुछ थे नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल मिडफील्ड में जो होल्ड करने का, जो स्प्रेड करने का काम कैंपल करते हैं या फिर एमिल फॉर्सबर्ग करते हैं, वो पूरी तरह से मिस कर गई लाइप्जिग की टीम और उसी का फायदा उठाया हर्था बर्लिन ने, ठीक है। और ये दोनों मैच लाइप्जिग जीत नहीं पाई। और लेफ्ट बैक में इनकी इश्यूज तो कंसिस्टेंटली है ही, हैस्टनबर्ग फिर से खराब खेले और रेड कार्ड भी पड़ा था इनको दोनों येलो कार्ड के बाद, ठीक है। और सेंट्रली जैसे ही खेल का खत्म हुआ, टीमो वेर्नर का भी यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं। हर्था ने कंट्रोल किया मिडफील्ड, लाइप्जिग को पूरी तरह से यहाँ पर कैंपल को मिस करना पड़ा। दोनों फुल बैक्स फिर से लाइप्जिग के लिए प्रॉब्लम रहे, हैस्टनबर्ग रेड कार्ड हुआ, कुन्हा ने ट्रबल किया, क्यों, क्योंकि दोनों फ्लैंक्स में कॉन्सिस्टेंटली ऑपरेट कर रहे थे और इंटरचेंज कर रहे थे ये। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा समरी करवा दूं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। कोलोन का स्ट्रेंथ है उनकी सेंट्रल मिडफील्ड, ठीक है। आप सेंट्रल मिडफील्ड में उनको पहले रोकना होता है, नहीं तो वो सेंट्रल मिडफील्ड में अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ से वो पहले मिडफील्ड कंट्रोल करते हैं, उसके बाद विंग में स्प्रेड करते हैं। विंग में स्प्रेड होता है तो मार्क उट और जोहान कॉर्दोबा के पास मौके आते हैं और वो गोल असिस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। ये है कोलोन की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस भी उनकी सेंट्रल मिडफील्ड ही है। अगर आप उनके सेंट्रल मिडफील्ड को ब्लॉक कर देते हैं तो काम खत्म। लाइप्जिग की तरफ से भी सेम चीज़, उनके पास तो कोई खास विंगर है ही नहीं कि उनके पास कोई प्लान भी इसीलिए वो नहीं होता है कि अगर उनकी मिडफील्ड को कोई ब्लॉक कर देता है तो वो विंग से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही एक चीज़ है, उनकी मिडफील्ड उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनकी वीकनेस भी है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि कैंपल और एमिल फॉर्सबर्ग ये दोनों बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड फुटबॉलर हैं। कैंपल मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर हैं, अगर टीमो वेर्नर के बाद मैं बात करूँ, मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर हैं कैंपल, क्योंकि ये डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी रखते हैं और अटैकिंग माइंड भी इनका बहुत ही अच्छा है, असिस्ट मेकिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। और एमिल फॉर्सबर्ग थोड़े से अटैकिंग माइंडेड मिडफील्डर हैं। तो इन दोनों के ना रहने से क्या हुआ, मिडफील्ड पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। लाइमर थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं क्योंकि तो वो अकेले वहाँ पर मिडफील्ड में रह गए, बाकी कोई भी उस तरह से क्वालिटी वाला मिडफील्डर रहा नहीं। तो यही रीज़न था कि पिछले 2 मैच में दोनों मिडफील्ड डिपेंडेंट टीम के अगेंस्ट में जीत नसीब नहीं हुआ लाइप्जिग को। तो आज के मैच में अगर आपको कोलोन की तरफ से कुछ भी देखना है तो आपको समझ आ रहा है ना कि कहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, जो भी है आपके सामने है, ठीक है, उसी के हिसाब से ही मैं जो है सारी बातें बता रहा हूँ। तो ओवरऑल हमारी लाइप्जिग मिडफील्ड डिपेंडेंट है, होल्डिंग मिडफील्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अच्छे प्लेयर कौन है वो आपको पता ही है। अभी तक फुल बैक्स का इशू यहाँ पे रहता है और याद रखना ये इसको काफ़ी हद तक मतलब एक्सपोज कर दिया था हर्था बर्लिन ने। कुन्हा जो आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छे रहे थे। अटैकर्स लाइक टू प्ले लिटिल डीपर रोल, विंग प्ले और डिफेंडिंग बोथ यहाँ पे इशू रहता है, मतलब विंग प्ले इनकी होती नहीं है और विंग से डिफेंडिंग में भी इनको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। भले ही इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की वजह से मतलब उनके अगेंस्ट जो ओपोनेंट्स आती हैं, छोटी मोटी ओपोनेंट्स, वो उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक चीज़ होता है इनके साथ। कोलोन मिडफील्ड की अच्छी है, हेक्टर, स्कीरी और रेक्सबेकार जो खेलते हैं कभी कभार, ये कंट्रोल करते हैं मिडफील्ड को। होल्डिंग मिडफील्ड ज़्यादा कंसिस्टेंट है इनकी। ऊट इज़ द मेन स्ट्राइक फोर्स, विंगर आर द मेन पेनिट्रेशन, और यही अगर आप चीज़ों को उल्टा कर दें तो ये इनकी वीकनेस बन जाती है। सेट पीस टेकर्स लाइप्जिग की तरफ से सैबिट्जर इनकी फ्री किक लेते हैं, वेनर इनके पेनल्टी टेकर हैं। कोलोन की तरफ से हेक्टर, काइंस फ्री किक टेकर हैं। ऊट पेनल्टी टेकर थे, पिछले 3 मैचों में वो गोल नहीं कर पाए हैं, तो उनके जगह पर कॉर्डोबा या हेक्टर में से कोई ले सकते हैं। पिछले मैच में कॉर्डोबा लेने आए थे, उनको लेने नहीं दिया था ऊट ने, और वहाँ से वो खुद भी गोल नहीं कर पाए थे। अगर वहाँ पे गोल करते तो शायद हॉफेनहाइम के विरुद्ध जो मैच चल रहा था वहाँ पर कमबैक कर भी रहते, तो वो अलग बात है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अब ये चीज़ आपको कम से कम हाला प्ले में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्यों, उसका रीज़न मैंने पहले सुबह वाले वीडियो में बता दिया है, वो आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल में स्क्रॉल डाउन करके। लाइप्जिग की तरफ से कैंपल 90% की पासिंग एक्यूरेसी है, उनके बाद इनकुंकू और क्लोस्टरमान का नाम आता है। कोलोन की तरफ से ये नाम लेते हैं स्कीरी, लिट्सनर और मेरे। टैकलिंग एक्यूरेसी लाइप्जिग की तरफ से ओरबान, हैस्टनबर्ग, पैट्रिक शीक, इनमें से दोनों खेल नहीं रहे हैं और पैट्रिक शीक हैं। और कोलोन की तरफ से फिर से लाइसनर, कॉर्डोबा और जीचोस। अभी एक बार देख लेते हैं कि दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है।
तो पिछले मैच में जैसा कि आपको पता है कि नहीं खेले थे कैंपल, अगर वो खेलते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कैंपल आज खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट हैव हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम जो देख रहे हैं, कैंपल अगर खेलते हैं तो विनर माफ कीजिएगा लाइप्जिग के जो जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कैंपल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो किसी भी टीम के मिडफील्ड को डोमिनेट करने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर कैंपल नहीं खेलते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ओल्मो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सैबिट्जर थोड़े से प्रॉब्लम की इश्यूज इनके हैं, और एनकुनकू जो हैं ये उतने होल्डिंग वाले मतलब काम करते नहीं। और दूसरे प्लेयर हैं एमिल फॉर्सबर्ग। कैंपल अगर थोड़ा सा होल्डिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, एमिल फॉर्सबर्ग का अटैकिंग माइंड काफ़ी अच्छा है, साथ में होल्डिंग का भी कर लेते हैं, तो इन दोनों का रहना या ना रहना काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस कर सकता है लाइप्जिग की तरफ से। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइप्जिग की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि उतना अच्छा ना खेलने के बावजूद भी वो जीत हासिल कर ले, जैसा कि पिछले मैच में आपने देखा था फ्राइबर्ग और लेवरकुसन वाले मैच में। लेवरकुसन ने पूरे मैच में उतना अच्छा नहीं खेला था, अटैकिंग उन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन जो पेनिट्रेशन थी वो उतना अच्छा नहीं था, फिर भी लेवरकुसन जीती थी। तो ऐसा ठीक है, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं लाइप्जिग के पास। बाकी पिछले मैच पे नहीं खेले, पिछले मैच में रेड कार्ड पड़ा था हैस्टनबर्ग को, उनके जगह पर एंजेलिनो खेल सकते हैं, और टाइलर एडम्स जिन्होंने स्टार्ट करा था। कोलोन की तरफ से हेक्टर और शकीरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ड्रेक्सलर और लाइन्स के जगह पर एक और सेंट्रल मिडफील्डर को इंक्लूड करे कोलोन, क्योंकि उनको इनिशियली तो डिफेंस करना है, पहले तो उनको एक पॉइंट मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो स्ट्राइकर्स या फिर विंगर्स वगैरह को इंक्लूड करें। तो ड्रेक्सलर स्टार्ट नहीं भी कर सकते हैं, उनके जगह पर कोई होल्डिंग मिडफील्डर भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखना। बाकी इनके टीम में कोई ज़्यादा मुझे चेंजेस होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके जो लेफ्ट बैक हैं यहाँ पर थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो ये याद रखना, इसीलिए लाइन्स और एहिजिबू ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्मॉल लीग में लाइन्स को ज़रूर एक मतलब रख लेना, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बड़ी लीग अगर खेल रहे हो तो लाइन्स और एहिजिबू इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई करना। बाकी डिफेंस में तो इनके लिस्टनर हैं ही। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 और हालाप्ले की टीम। अभी ये एक टीम है जहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया है कैंपल और फॉर्सबर्ग को। ऑफकोर्स ये अगर नहीं खेलेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो कैंपल है ही, और फॉर्सबर्ग भी हो सकता है कि बेंच से भी आए, तो ड्रीम 11 में कम से कम बड़ी लीग में आप फॉर्सबर्ग को ट्राई करना। और यहाँ पर मेरा थॉट प्रोसेस आप देख सकते हैं, हॉर्न को रखना पड़ा क्योंकि फोर्थ प्लेयर मुझे चाहिए कोलोन से, लिस्टनर एकमात्र कॉन्सिस्टेंट प्लेयर, काइंस और ऊट, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो ड्रेक्सलर को ऐड कर सकते हैं, जिनका मतलब पेनिट्रेशन पावर हो सकता है, पेनिट्रेशन पावर की तरफ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। काफ़ी अच्छा सिलेक्शन परसेंटेज भी है, कम क्रेडिट में मिल जाएंगे आपको। उपमेकानो ज़्यादा कोई स्पेस नहीं था डिफेंडर्स को लेने के लिए, इसीलिए मैंने लिया है, और क्लॉस्टरमान क्योंकि इनकी पासिंग एक्यूरेसी वगैरह काफ़ी अच्छी है। अगर सेंट्रली अच्छा करती है लाइप्जिग की टीम तो एनकुनकू और सैबिट्जर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, मतलब गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो। और होल्डिंग मिडफील्ड की तरफ से अगर कैंपल और फॉर्सबर्ग दोनों नहीं खेलते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं लाइमर, जो यहाँ पे ये जो है लाइमर, ये बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर का ऑप्शन आपको देंगे। पिछले मैच में असिस्ट भी क्रिएट किया था। अब एक बार देख लेते हैं हालाप्ले की टीम और वहाँ पर हमारा थॉट प्रोसेस कैसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ मेरा थॉट प्रोसेस है हालाप्ले में, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर जोनास, हेक्टर और शकीरी को लिया है, बाकी के प्लेयर्स तो वहाँ पर भी थे, आप देख सकते हैं लिस्नर, ऊट, काइंस ये थे। जोनास, हेक्टर और शकीरी के लेने का मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी काम करना है कोलोन को, ठीक है। भले ही मतलब वो मोस्ट ऑफ द चांसेस में हो सकता है फेल्ड हो, चाहे अगर लाइप्जिग जीतती है तो, लेकिन उनको काम काफ़ी करना पड़ेगा, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इनका होगा। और जैसा कि आपने देखा, सुबह ही मैंने दिखाया था कि क्लियरेंस करने के लिए, टैकल करने के लिए, इंटरसेप्शन करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर रखा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्सबर्ग यहाँ पर स्ट्राइकर में लिस्टेड है, तो फॉर्सबर्ग को मैंने लिया है। आपको अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते हैं तो मैं उनके जगह पर एनकुनकू को लूँगा। यहाँ पे एंजेलिनो को रखा है, एंजेलिनो को, और उसका रीज़न यही है कि दोनों विंग से आपने देखा, दोनों फुल बैक्स पिछले मैच में भी कोलोन के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव रहे थे, हॉफेनहाइम के होकर जो खेल रहे थे। अभी क्या है कि एंजेलिनो और इनका जो राइट बैक है, इन दोनों में इन दोनों के पास फॉर्म का थोड़ा इशू है, मतलब टाइलर एडम्स जो खेल रहे थे दोनों फुल बैक्स,
तो इसीलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप कोलोन के अगेंस्ट में टीम बना रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करना कि लाइप्जिग के दोनों फुल बैक्स को लो। और अगर आप कोलोन के तरफ से कुछ देख रहे हो तो पहले उन दोनों फुल बैक्स को बंद करना, ठीक है, और उसके बाद लाइप्जिग के जो आउट ऑफ फॉर्म मिडफील्डर्स हैं उनको ऑफ कर देना, ठीक है, और हो सके तो टिमो वेर्नर को भी रिमूव करना उस तरह की टीम में। जो जो सिचुएशन मैंने समझाई हैं उसको ध्यान में रखना। ड्रीम 11 में याद रखना चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं अगर मतलब लो स्कोरिंग मैच होता है तो, लेकिन हाला प्ले में ये इसका फ़ायदा आपको मिलेगा अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तो कोशिश करना एक बार हाला प्ले में। बाकी ड्रीम 11 में तो मैंने जो आपको टीम दिखाई वो लगभग सेफ ही टीम है, सिर्फ मैंने कॉर्डोबा को वहाँ पे मिस किया है। अगर कोई कैंपल और फॉर्सबर्ग में से नहीं खेलते हैं तो कॉर्डोबा को मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्क वुड का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है, भले ही उनको पेनल्टी लेने दिया जाए या नहीं दिया जाए, उनके इन्वॉल्वमेंट मैच में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द जो है कोलोन की अटैक मूव करती है, ये ध्यान में रखना। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट आए या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर, शैडो फॉर्मेशन, शैडो प्लेयर के बारे में कोई पता चले तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।